Now, today we are going to see income and expense related transactions, how we do the journal entries for the same, and we will be also covering bad debts and bad debts recovered related transactions. So now first let's understand the concept of the word expense. Okay. Now, what is expense? So, in simple terms, we can say that expense यानी खर्चा, खर्चा यानी क्या? Money spent and benefit received. Now, normally जो अकाउंट्स नहीं कर रहे हैं, वो हर एक चीज को अपना खर्चा ही मानते हैं. जैसे हमारे घर पे कुछ भी पैसा स्पेंड किया तो उसको खर्चा ही मानते हैं. अगर मान लो गाड़ी भी खरीद लिया तो खर्चा मानते हैं. मकान खरीद लिया तो खर्चा मानते हैं. एक फ्रिज खरीद लिया तो खर्चा मानते हैं. वी ऑलवेज अवर पेरेंट्स ऑलवेज कीप ऑन सेइंग कि भाई बहु खर्चो થઈ ગયો. तो यहाँ पे ओके सो हमेशा नॉर्मली कोई भी कुछ भी खरीदता है तो वो खर्चा ही बोलता है कि भाई खर्चा हो गया, खर्चा हो गया. फिर वो मकान हो, व्हीकल हो, टीवी हो, फ्रिज हो, कंप्यूटर हो, या फिर कपड़े खरीदे, कहीं घूमने गए, घर का बिजली का बिल आया, तो सबको खर्चा ही बोलते हैं. तो कॉमन पीपल और नॉर्मली इन कॉमन डे टू डे पैरेंट्स वी से कि money spent and something we have received, either some item or some services, we say it is our expense. But in accountancy, oh, we have to understand a concept. But in accountancy, we have to understand this concept in a different way. कि expense यानी क्या? Now, obviously, expense यानी money spent and some benefit received, either in the form of some items or in the form of some service. But in accounts, we categorize expense into two parts. One is known as capital expense and other is known as revenue expense. Capital and revenue. Capital expense यानी क्या? कि money spent and you bought something which is going to be there in the business for a longer period of time. जैसे कि किसी ने मकान खरीदा, व्हीकल खरीदा, टीवी खरीदा, फ्रिज खरीदा, तो वी से कि एक्सपेंस हुआ है, पर उसको हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंस, जिसको हम अकाउंट्स में कहते हैं असेट्स. ओके, सो द बेनिफिट इज फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. नाउ रेवेन्यू एक्सपेंस क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंस है, रेवेन्यू एक्सपेंस है कि the benefit what you are receiving is for a shorter period of time. यानी क्या? For example, longer period of time के लिए तुमने व्हीकल खरीदा, पर उससे कनेक्टेड जो फ्यूल था वो तुम्हारा हो गया रेवेन्यू एक्सपेंस. व्हीकल हो गया तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंस, तुम्हारा असेट. तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस सो व्हीकल जो है वो इट इज देयर फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम हमारा असेट कहते हैं. पर उसमें जो पेट्रोल भराया, डीजल भराया, तो वो हमारा फ्यूल है, तो उसका बेनिफिट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंसेस. ओके, नाउ revenue expenses में generally they are the benefit is for a shorter period of time. Many times they are recurring in nature. Recurring in nature यानी क्या? कि वो खर्चा बार बार आता रहता है. जैसे कि पेट्रोल भराया,
व्हीकल में यूज हो गया, वापस भरा, फिर यूज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किया, बिल आया, कंज्यूम किया, बिल आया। तो एक्सपेंस इज रिकरिंग इन नेचर। रेंट, भाड़ा, तो मकान यूज करना चालू किया, एक महीना हुआ भाड़ा दो, फिर यूज किया, फिर भाड़ा दो, फिर यूज किया, फिर भाड़ा दो। सैलरी, काम कराया, भाड़ा, पगार दो, काम कराया, पगार दो, काम कराया, पगार दो। तो एक्सपेंसेस में कैपिटल हो या रेवेन्यू, मनी स्पेंड, पैसा तो जा रहा है, पर उसके सामने जो आइटम मिल रहा है या जो सर्विसेज मिल रहा है, we have to see whether it is for the longer period of time or for a shorter period of time. Generally services are always for a shorter period of time because services यानी it's a experience। जैसे कि अभी मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम लोग कुछ सीख रहे हो, तो 11th में पढ़ाई किया, फीस भरा, फिर 12th आया, पढ़ाई किया, फीस भरा, तो तुम्हारे लिए वो रिकरिंग एक्सपेंस हो जाता है। नाउ इसके साथ साथ घर पे तुम स्टेशनरी लेके आए, तो वो स्टेशनरी तुम्हारा असेट नहीं है। तुम वो बुक लाए, बुक में लिखना चालू कर दिया, खर्चा हो गया। तुम टेक्स्ट बुक लेके आए तो बुक आया, पर वो शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है। शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम यानी क्या? जनरली इट विल बी लेस देन 1 year, लेस देन और इक्वल टू 1 year, उसको हम कहते हैं शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। इंश्योरेंस, व्हीकल का इंश्योरेंस भरा, 1 साल खत्म हो गया, वापस इंश्योरेंस भरो। तो एक्सपेंसेस है ना, उसको हम दो कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल एंड रेवेन्यू। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस, व्हाट इज कैपिटल एंड रेवेन्यू? एयर कंडीशनर है तो वो तुम्हारा कैपिटल एक्सपेंस ही है, एक्सपेंस तो है ही, खर्चा तो हो गया, पर because the benefit is for a longer period of time, we considered it as our asset. तो AC है तो इलेक्ट्रिसिटी, AC is capital expense और asset, electricity is revenue expense. Machinery है तो repairs and maintenance is the revenue expense. तो vehicle है तो fuel। तो इस हिसाब से you have to identify in accounts कि expense है तो कौन सा टाइप का एक्सपेंस है। तो अगर उसका बेनिफिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है तो इट्स अ कैपिटल एक्सपेंस। अंडरस्टूड दिस? इफ इट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम तो इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस। लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम है तो वो हमारा असेट है, शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम है तो वो हम उसको कहते हैं एक्सपेंसेस। तो अगर हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, brokerage expense, commission expense, so they are all our revenue expense. Similarly, we have capital and revenue income. Now, revenue income में अभी मैं जाऊंगा, let's cover revenue income right now. Revenue income यानी क्या? कि हमने सर्विसेज दिया, पैसा मिला, सर्विस दिया, पैसा मिला, सर्विस दिया, पैसा मिला। तो हम भी जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं दैट इज फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम, उसके सामने हमें पैसा मिलता है, उसको कहते हैं हम रेवेन्यू इनकम। जैसे कि ब्रोकरेज है, कमीशन है, रेंट है, वो सब हमारा इनकम भी हो सकता है, वो सब हमारा एक्सपेंस भी हो सकता है। इंटरेस्ट है तो लोन लिया तो इंटरेस्ट पे किया तो वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंस है। लोन किसी को हमने दिया और इंटरेस्ट मिला तो वो हमारा रेवेन्यू इनकम है या वो हमारा इनकम है। अंडरस्टूड दिस? यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू? Capital is for a longer period of time and revenue is for a shorter period of time. ये कंसेप्ट और भी डिटेल में है, पर एज ऑफ नाउ तुम्हें सिर्फ इतना समझना है कि जब हम अकाउंट्स में वर्ड एक्सपेंस यूज करते हैं तो जनरली इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंस। द मोमेंट वी यूज द वर्ड असेट इट इज अवर कैपिटल एक्सपेंस। इज दिस क्लियर ऑल ऑफ यू? ओके, नाउ लेट्स गो टू द टेक्स्ट बुक। आज हम कवर करेंगे revenue expenses and revenue income type of transaction.
page number 76, illustration 9. You may write this if you want to. और लिख लिया है तो आ जाओ illustration 9. अब अगर कोई तुम्हें कहता है कि बहुत खर्चा हो गया, व्हीकल खरीद लिया, तो खर्चा हुआ पर वो असेट आया, ओके, जो हम लंबे समय के लिए यूज करने वाले हैं. Okay, now let's go to illustration 9. Are you all ready with the format? सबका फॉर्मेट बन गया है? Okay. Yes, sir. Now, similar exercise जो है वो ऑलरेडी हमारे वीडियो लेक्चर्स में कवर हो जाता है. सो इनकम एक्सपेंस बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है. ओके, आराम से तुम्हें आ जाएगा. इट्स वेरी इजी कंसेप्ट. तो बाकी सब जो सम्स हम करेंगे उसके अंदर भी ये रिपीटेडली आता रहता है. नाउ August 1, 2014. अच्छा, let's read the question first. Record the following transaction in the journal of Arun Parekh. Now heading दे दो, journal entries in the books of Shri Arun Parekh. August 1. For business, books of accounts purchased 650. अब books of accounts purchase किया. पहले क्या है कि मैनुअल बुक कीपिंग होता था, तो जर्नल, लेजर, स्टॉक रजिस्टर ये सब खरीदना पड़ता. दे वर एक्चुअली नोटबुक्स जैसा बुक होता है, जनरली हार्ड बाउंड, ओके, इन कलर रेड. तो ऐसे बुक्स खरीदे. तो बुक्स हमने खरीदा है अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए. मुझे बताओ, ये खर्चे का बेनिफिट लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है या शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम? Shorter पीरियड ऑफ टाइम. तो इसको हम ट्रीट करेंगे एज अवर स्टेशनरी एक्सपेंस. सो वी राइट स्टेशनरी expense account debit, amount is 650 to cash account. Being stationary purchase. अच्छा, कैन आई यूज स्टेशनरी परचेज में लिख रहा हूं, तो कैन आई यूज परचेज अकाउंट ओवर योर? कैन वी यूज परचेज अकाउंट ओवर योर? No. नो सर, क्योंकि गुड्स में होता है ना ऐसा. तो वेरी गुड, क्योंकि ये हमारा गुड्स है नहीं, ये हमारा खर्चा है. नाउ सेकेंड, August 2, wages of 200 and carriage of 100 paid in cash. Now एक साथ ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो दोनों ट्रांजैक्शन को हम कंबाइन कर देंगे. wages expense incurred, carriage expense incurred. So wages account debit 200, carriage account debit 100, to cash account 300, being wages and carriage paid. Eighth one, कमीशन रिसीव्ड 800. अब ये जो कमीशन मिला है हमें, वो क्यों मिला है?
कैश क्यों किसी ने हमको दिया कि ये तुम्हारा कमीशन ले लो, तो हमारे हाथ में जब पैसा आया तो क्यों आया, क्योंकि हमने कोई सर्विसेज दिया है, उस सर्विसेज का नाम है कमीशन। तो यहाँ पे कमीशन रिसीव्ड 800, कैश कम्स इन, कैश अकाउंट डेबिट। क्यों मिला ये कैश, क्योंकि हमने कोई सर्विसेज दिया, नेम ऑफ द सर्विस कमीशन, इनकम कमीशन रिसीव्ड लिख सकते हैं? नहीं, ओके, या कमीशन लिखो या कमीशन इनकम लिखो, यानी लिखने को लिख सकते, इट्स नॉट रॉन्ग, ओके, टू बी ऑनेस्ट, बट टेक्स्ट बुक में ऐसा नहीं दिया है तो क्यों लिखना, अभी जरूरत नहीं है। अगर मान लो और कोई ट्रांजैक्शन है जहाँ पे कमीशन आ रहा है कि कमीशन पेड, तो फिर हम बाइफरकेट करेंगे कि कमीशन पेड अलग, कमीशन रिसीव्ड या कमीशन एक्सपेंस, कमीशन इनकम। यहाँ पे तुम्हें लिखने की जरूरत नहीं है। राइट द नरेशन बीइंग रिसीव्ड कमीशन। Now 10, paid 2500 for painting work of shop. Now painting work of shop यानी क्या, कि हमारा जो एग्जिस्टिंग शॉप है उसमें हमने देखा कि कलर निकल रहा है, सही नहीं रहा कलर, तो हमने पूरा कलर करवा दिया। तो ये जो 2500 है वो इट वी आर डूइंग दिस कलर वर्क बिकॉज वी वांट टू मेंटेन आवर शॉप, एंड दैट इज व्हाई इसके लिए हम नेम ऑफ अकाउंट यूज करेंगे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस अकाउंट, और यू कैन जस्ट राइट मेंटेनेंस अकाउंट। यू कैन ऑल्सो यूज रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, ओके, कि रिपेयर कराया या और मेंटेन किया तो दोनों कंबाइन कर सकते हैं, और यू कैन राइट मेंटेनेंस अकाउंट, मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट 2500 to cash account, being 2500 paid for paint of shop. Now लाइट बिल आया 1800 का, पेड बाय चेक, लाइट बिल ऑफ रुपीज 1800 पेड बाय चेक। तो ये कौन सा खर्चा हो गया लाइट बिल यानी इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस 20th, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 1800 to cash account, being electricity bill paid. સર ચેક છે. I check છે. Yes, sir. Okay, I'm sorry. Bank account નહીં. Yes, બેંક I'm sorry. એકાઉન્ટ. It's too bad. 1800. I regret the inconvenience caused to you. Okay. Please correct it. Now, let's proceed. 1200 paid for refreshment at inaugural function of the shop.
नाउ इनॉग्रल फंक्शन किया तो चाय पानी नाश्ता मंगाया 1200 रुपए का. सो 25th में यू कैन राइट Sundry expense. सन्ड्री एक्सपेंस. वी फॉलो द टेक्स्ट बुक. ओके, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया भी है नीचे नोट में, यू कैन रेफर इट, कि इफ एनी शॉप और बिजनेस रिलेटेड एक्सपेंस cannot be debited to specific or certain account, it is debited to sundry expense account. So we write sundry expense account, amount is 1200. To cash account. Being paid for refreshment on inauguration. Next, a check of 900 received for brokerage. तो चेक मिला तो चेक लेके सीधा हम बैंक में जाएंगे. सो बैंक इज द रिसीवर. 30th, बैंक अकाउंट डेबिट. कितने का चेक मिला? 900 रुपए का. अब ये पैसा आया 900 रुपए का, पर क्यों आया? क्योंकि हमने सर्विसेज दिया. उस सर्विसेज का नाम है ब्रोकरेज. बीइंग रिसीव्ड चेक फॉर ब्रोकरेज. Next, now the interesting है ये. A currency note of 50 is eaten by goat. अब पता नहीं ये कैसे हो गया. ओके, कि बकरी आके एक करेंसी नोट खा गई. तो अब मुझे बताओ इसमें क्या हो जाएगा? एक तो लॉस हो जाएगा, 50 रुपए का नुकसान हो गया, और 50 रुपए का नुकसान हो गया, और कैन आई से कैश गोज आउट. ओके, तो यहां पे 31 में you can write sundry loss also, okay, or sundry expense also. I'll write sundry loss, okay, 50 rupees. सर 50 की जगह बड़ी अमाउंट होती तो भी यही करना पड़ता ना, कोई और सन्ड्री होता है बड़ी अमाउंट में भी. क्या? बड़ी अमाउंट होगी तो भी वो सन्ड्री लॉस ही होता है. हाँ, मान ले 50 रुपए का नोट के बदले वो 2000 रुपए का नोट खा गई बकरी. अब बकरी को क्या मालूम, उसको तो पिंक कलर दिखा, मजा आ गया, उसको लगा चलो पिंक कलर है, वैलेंटाइन डे है, खा लो. तो हमारे लिए तो नुकसान हो गया ना भाई. अब हम कुछ नहीं कर सकते. ओके, पैसे गए हमारे. तो करेंसी में क्या होता है, एक तो ये बकरी खा गई तो बहुत एब्सर्ड है, बट जनरली वो सॉइल्ड हो जाते करेंसी नोट. सॉइल्ड यानी वो गंदे हो जाते हैं. लोगों को आदत है करेंसी नोट पे लिखना, तो वो सब अभी अलाउड नहीं है. अभी कोई भी करेंसी नोट, नई नोट पे अगर तुमने कुछ लिखा है तो सामने वाला कैन से कि मुझे ये करेंसी नोट नहीं चाहिए, बिकॉज अब गवर्नमेंट ने कहा है कि ऐसा पेन से लिखा हुआ नोट चलता नहीं है. तो पहले सब लिख देते थे और नोट खराब हो जाती थी. किसी का पान का दुकान है तो उसके हाथ में वो सब रंग लगा हुआ है, उससे वो करेंसी नोट्स ले रहा है. तो हो सकता है कि फिर कोई उसको लेने को तैयार नहीं हो. बारिश में जा रहे हो, भीग गए, पैसे खराब हो गए, तो ऐसे लॉस हो गया तो वो लॉस है. तो कितना भी अमाउंट हो, इट्स अ लॉस एंड कैश गोज आउट. अंडरस्टूड दिस? यस. Okay, so you can write being, it's very funny, being currency note eaten by goat.
अंडरलाइन कर लो, टोटल कर लो, क्लोज कर दो। ऐसा ट्राई मत करना तुम लोग कि बकरी नोट खाती है कि नहीं, वो तो खा जाएगी भाई, ऐसा ट्राई मत करना। और करना है तो तुम्हारे खुद के कमाए हुए पैसों से करना। टोटल ओके। नाउ ये हो गया तुम्हारा इनकम और एक्सपेंस रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो गए। ये बहुत ही सिंपल है, उसमें एक्सपेंस है तो डेबिट करना है, इनकम है तो क्रेडिट करना है। ओके, कैश आया कैश गया, चेक आया चेक गया, इतना ही तुम्हें ध्यान रखना है। या आगे भी बहुत सारे ट्रांजेक्शन हमने ऐसे किए ही है, सो नथिंग न्यू। नाउ आई वॉन्ट यू टू टुडे अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ बैड डेट ऑल्सो, कि ये बैड डेट क्या है और बैड डेट्स रिकवरी क्या है, इंसॉल्वेंसी क्या है। सो लेट्स गो टू द व्हाइट स्क्रीन। ओके, नाउ ध्यान देना प्लीज ये कंसेप्ट पे बैड डेट्स का, कि क्या होता है बैड डेट्स के टाइम पे और ये कैसे हमें इसको बुक्स में उसको रिकॉर्ड करना है। नाउ सबसे पहले आता है डेटर्स। ये डेटर कौन है? डेटर हमारा कस्टमर है। अब इसका नाम हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्यों लिखते हैं? बिकॉज वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। अगर हमने उधार पे कुछ बेचा है तो सामने वाले का नाम लिखना पड़ता है, क्योंकि हमें उससे पैसा लेना बाकी है। नाउ क्या हुआ, 2 मंथ्स के लिए हमने क्रेडिट पे सामान बेचा, वी सोल्ड गुड्स ऑन 2 मंथ्स क्रेडिट। नाउ से फॉर एग्जांपल इट वाज ₹20,000। Things were very well with the debtor, we were knowing the debtor, we were knowing that customer, so we were ready to give him 2 months or give her 2 months credit. Now what happens, after 2 months we started asking for money, and finally one day we concluded, okay, that now we are not going to receive the money, because every time we ask for the money some or the other reason is given. The debtor has now no intent, or maybe he is now not capable to give the money, and I am also not willing to go to court and file a case and try to recover the money. तो मैं क्या सोचता हूँ कि अब ये पैसा भूल जाओ, नुकसान हो गया है। तो यहां से चालू होता है हमारा कंसेप्ट ऑफ बैड डेट्स। बैड डेट्स यानी कि जो डेट था वो बैड हो गया, यानी अब हमें ये पैसा मिलेगा नहीं। अब कस्टमर के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, उसका खुद फाइनेंशियल लॉस बहुत हो गया, उसका नियत ही सही नहीं था पहले से, ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। नाउ व्हाट इज दिस इंसॉल्वेंट? इंसॉल्वेंट का मतलब किसी को पता है व्हाट इज इंसॉल्वेंट? Can anyone tell me what is insolvent? जो अपने पेमेंट्स रेगुलर नहीं भरता या जिसकी लायबिलिटी एसेट से ज्यादा है। हाँ, यानी जिसका दिवाला निकल गया है, या फिर जो बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट हो गया यानी दिवाला निकल गया। और ऐसा इंसॉल्वेंट इंसान कब हो जाता है कि जब उसके असेट्स आर नॉट sufficient
to pay liabilities. यानी मेरा असेट है 15 लाख का, उसके सामने मुझे लोगों को पे करना है 30 लाख रुपए। ये मेरा लायबिलिटी है और ये मेरा असेट है। तो हो सकता है कि फ्यूचर में मैं इतना कर्जे में डूब जाऊं कि मैं पैसा पे कर पाऊं नहीं। तो इसको कहते हैं कि बैंकरप्ट हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना। तो सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट यानी वो इंसान जो इजीली अपना लायबिलिटीज पे ऑफ कर सकता है। लायबिलिटीज आर लेस एंड असेट्स आर मोर। नाउ कोई इनसॉल्वेंट हो गया तो कौन उसको बताएगा, यानी कैसे हमें पता चलेगा कि ये इनसॉल्वेंट हो गया? क्या वो फेसबुक पे अपना स्टेटस रखेगा, इंस्टा पे पोस्ट करेगा कि आई एम इनसॉल्वेंट नाउ? कौन डिक्लेयर करेगा कि ये इंसान इनसॉल्वेंट हो गया? बैंक स्टेटमेंट। कोर्ट। नो नो, बैंक स्टेटमेंट क्या? बैंक कौन? कौन ऐसा बोल देगा कि हाँ भाई ये इंसॉल्वेंट हो गया? बैंक। नो, कोर्ट। कोर्ट। अब ये कोर्ट कहां से आ गया पिक्चर में? सर कोर्ट कहां से आ गया? आप तो कोर्ट तक पहुंच गए। सी, मान लो मुझे मेरे कस्टमर से पैसा लेना है, अब वो पैसा दे ही नहीं रहा है, तो मैं गया और मैंने केस फाइल कर दिया उसके सामने रिकवरी का। पर जब उसका फाइनेंशियल पोजीशन देखा तो वो केपेबल ही नहीं था पे करने के लिए, तो कोर्ट ने उसको डिक्लेयर किया एज इंसॉल्वेंट। कोर्ट ने कह दिया कि अब ये इंसान इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो कोर्ट क्या करेगा उसके बाद? कोर्ट एक पर्सन को अपॉइंट करेगा और वो पर्सन को ऐसा बोलेगा कि इसका जितना भी असेट है देख लो, क्या मिलकत है उसके पास देख लो, वो सबको तुम बेच दो, और जो पैसा आता है वो प्रोपोर्शनेटली उसकी जो लायबिलिटीज है, उसके जो क्रेडिटर्स है, उनको पे कर दो। तो कोर्ट क्या करता है कि कोर्ट बोल देता है कि अब ये इंसान इंसॉल्वेंट हो गया, इसका दिवाला निकल गया। जो अनिल अंबानी के हाई चांसेस है कि वो इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इंसॉल्वेंट, कोर्ट विल डिक्लेयर दैट द पर्सन हैज बिकम इंसॉल्वेंट। अब देखो क्या हो गया, मान लो कि आज मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो कोर्ट देखेगा कि मेरे पास कितने असेट है, मेरा घर बार, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा ज्वेलरी, सब कुछ बेचने के बाद कितने पैसे रिकवर हो सकते हैं। तो 15 लाख रिकवर हो सकते हैं। मुझे पे कितना करना है, क्योंकि 30 लाख जिसको पे करना था उसने ही केस किया 30 लाख। तो कोर्ट डिक्लेयर करेगा कि 50% या 50 पैसा पर रुपी, ध्यान देना प्लीज, 50 पैसा पर रुपी डिविडेंड मिलेगा इन केस ऑफ दिस पर्सन बिकमिंग इंसॉल्वेंट। नाउ ऐसा तुम्हारे एग्जाम में आता है, इसके लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सब कंसेप्ट्स इसके लिए बता रहा हूँ। ये तुम्हारा जनरल नॉलेज के लिए नहीं है, वो तो है ही, पर ये एग्जाम में आता है, तो ये सब पे ध्यान देना। 50 पैसा पर रुपी, यानी अगर किसी को 10 लाख लेना था तो उसको 5 लाख मिलेगा, किसी को 30 लाख लेना था तो उसको 15 लाख मिलेगा, किसी को 5 लाख लेना था तो उसको 2.5 लाख मिलेगा। जो नहीं मिलेगा वो क्या हो गया? वो हो गया बैड डेट्स। अंडरस्टूड दिस? ये सब कंसेप्ट्स आगे भी आता है, इसके लिए मैं तुम्हें इसके साथ ही करा रहा हूं। तो दिवाला निकल जाना, बैंकरप्ट हो जाना, इंसॉल्वेंट हो जाना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कोर्ट एक बार तुम्हें इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो उसके बाद तुम किसी के साथ भी कोई अग्रीमेंट कर सकते नहीं हो, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते नहीं हो, क्योंकि कोई तुम्हारे साथ करेगा भी क्यों? क्योंकि तुम ऑलरेडी इंसॉल्वेंट हो चुके हो और अलाउड भी नहीं है लीगली। तो बैंकरप्ट होना, इंसॉल्वेंट होना, कोर्ट बताएगा कि ये इंसान इंसॉल्वेंट हो गया है। अब पर रुपी 20 पैसा, पर रुपी 50 पैसा, पर रुपी, यानी 1 रुपए के सामने 20 पैसा मिलेगा, 1 रुपए के सामने 30 पैसा मिलेगा, 1 रुपए के सामने 80 पैसा मिलेगा। पर क्या 1 रुपए के सामने 1 रुपया मिल सकता है?
नहीं। अगर ऐसा होता तो वो इंसॉल्वेंट ही नहीं कहलाता। अंडरस्टूड दिस? तो 20 पैसा, 30 पैसा, 50 पैसा देख के ट्रांजैक्शन में डर मत जाना। ओके, 20 पैसा मीन्स 20% मिलेगा, 30 पैसा यानी 30% मिलेगा, 50 पैसा यानी 50% मिलेगा। इट मीन्स बाकी का पैसा हमारा डूब गया, बैड 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 डेट्स हो गया। अंडरस्टूड व्हाट इज बैड डेट? ऑल ऑफ यू, किसी को कोई डाउट है इसमें? बैड डेट क्या है पता चल गया? ओके, नाउ अब हम करेंगे, अच्छा बिफोर वी गो फॉर द ट्रांजैक्शन, अब बैड डेट हो गया, तुमने नक्की कर, तुम्हें पता चल गया कि अब ये सामने वाला मुझे पैसा देने वाला नहीं है, तो तुमने ऐसा मान लिया कि ये 20,000 तुम्हारा बैड डेट हो गया। अब क्या हुआ, कुछ सालों बाद, कुछ समय बाद, ये जो तुम्हारा कस्टमर था वो अचानक तुम्हारे शॉप पे आया और उसने तुम्हें 5,000 रुपए दिए कि अब मेरा सिचुएशन बहुत ही अच्छा हो गया है, ये 5,000 रुपए ले लो। तो क्या मैं ना बोलूंगा? मैं बोलूंगा नहीं नहीं, तू तो बैड डेट हो गया, साले बैड डेट, अब मैं तेरे से पैसा भी नहीं लूंगा, तेरे से बात भी नहीं करूंगा। क्या ऐसा वो कर सकता है? वो तो ले ही लेगा, ला भाई जो नुकसान रिकवर हुआ। तो 5,000 रुपए जब उसको वो मिल रहे हैं जिसको उसने पहले बैड डेट माना था, अब ये 5,000 जब वापस आया तो इसके लिए हम यूज करेंगे अकाउंट जिसका नाम है बैड डेट्स रिकवर्ड, या फिर ऑल्सो इट मेनी टाइम्स इट इज रिटर्न एज बैड डेट्स रिटर्न। यानी रिटर्न क्या, जो पैसा तुमने बैड डेट माना था, जिसको तुम भूल चुके थे, अचानक वो पैसा तुम्हारे पास आ गया। Understood what is bad debts? What is bad debts recovered? Okay, you understood what is insolvent? Yes, sir. अच्छा, what is 20 पैसा पता चला, 50 पैसा पता चला? It means 1 रुपया लेना था तो उसके सामने 20 पैसा मिलेगा, कोर्ट ने हमें बता दिया। Understood this? Okay, now let's go to illustration number 10. Illustration number 10. Now, illustration 10 is very simple. Okay, you just need to understand the concepts and how to make the entry. बैड डेट का कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जर्नल एंट्री पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलो मान लो एग्जाम में 1 या 2 ट्रांजैक्शन आ गए तो आ गए, बट आगे फाइनल अकाउंट्स में इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। बैड डेट्स एंड बैड डेट्स रिकवर्ड एंड बैड डेट रिजर्व या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे पूरा एक चैप्टर था पुराने सिलेबस में, नए सिलेबस में उन्होंने निकाल दिया है। तो इट्स अ इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी हमें सीखना है इन फ्यूचर की। बैड डेट रिजर्व क्या है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्या है, तो थोड़ा ध्यान देना इसमें। नाउ रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ प्रेरणा। So it is your textbook page number 78, Journal of Shri Prerna। अच्छा, अब ऐसा मत सोचना कि ये प्रेरणा तो लड़की का नाम है तो श्री क्यों लिखा है। श्री इज द वर्ड इज श्री ओवर हियर इज फॉर गिविंग रिस्पेक्ट। ओके, तो यहाँ पे वो जेंडर बेस्ड नहीं है। ओके, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रीमती मत लिखना क्योंकि टेक्स्ट बुक में भी हर जगह श्री लिखा है। ओके, श्री इज बेसिकली वी आर गिविंग रिस्पेक्ट। ओके, दैट्स व्हाई। और देशी नामा करके एक सिस्टम है, जब ये डबल एंट्री सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं
वो नहीं करते थे जब गुजराती में बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन होते थे, आज भी होते हैं, आज भी। देशी नामा, यू हैव अ चैप्टर इन योर टेक्स्ट बुक, इन योर सिलेबस इन 11th स्टैंडर्ड, उसमें कोई भी अकाउंट का नाम होता है उसके पहले श्री लिखते हैं, तो उसमें वो जेंडर नहीं देखता है। ओके, इट इज श्री इज बेसिकली अकाउंट को वो रिस्पेक्ट देते हैं कि श्री। ओके, दैट्स व्हाई। नाउ लेट्स स्टार्ट। (2014) March 1. Now Vishal is declared insolvent, thus amount due to him 2000 cannot be recovered. अब ये विशाल जो है उसका दिवाला निकल गया, इंसॉल्वेंट हो गया, तो अब कोई उम्मीद ही नहीं है पैसा मिलने का, तो 2000 का जो पैसा हमें उससे लेना था वो हो गया हमारा लॉस। सो राइट डाउन बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 2000. Who is the giver of this loss? Vishal. So Vishal account credit 2000. Being Vishal declared insolvent. Let's go to the next one. Bad debts account debit to Vishal account credit. Now fifth, 3000 was due from Param. अब ये परम से हमें 3000 रुपए लेने थे. He became insolvent and only 1800 are recovered. Underline कर लेना the word recovered. Recovered को underline करो. Recovered यानी हमें ये पैसा मिल गया, हमें ये पैसा मिल गया. बैलेंस अमाउंट इज रिटर्न ऑफ. रिटर्न ऑफ, रिटर्न ऑफ यानी क्या? राइट ऑफ करना, यानी ये पैसे को अब भूल जाना है, अब ये पैसा मिलने वाला नहीं है, इसको हमें हमारा लॉस मान लेना है. सो यहाँ पे फिफ्थ में सबसे पहले कितना पैसा आया परम से? 1800 are recovered. So cash account debit 1800. Now 1800 आ गया, उसके साथ बाकी 1200 मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो इंसॉल्वेंट हो गया है. लिखा ही है कि बैलेंस इज रिटर्न ऑफ, यानी उसको बैड डेट्स मान लो. सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 1200 to Param is the giver, Param account 3000. Being $3,000. Here I write the amount due from Param. 1800 received and 1200 written off. Next, 1500 previously written off as bad debts of Rohan are received. 1500 previously written off, underline करो. previously written off का मतलब है कि पहले हमने जिसको हमारा बैड डेट मान लिया था, ओके,
written off as bad debts are now received. अब वो पैसा हमें मिल रहा है, समा उसके पास पैसा आ गया तो वो हमें पैसा दे रहा है, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज मोस्ट वेलकम। तो हमारे लिए व्हाट कम्स इन, सबसे पहले कैश कम्स इन ऑफ ₹1500। अब ध्यान देना, यहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट 1500। now to what? now please don't write the name Rohan, क्योंकि ध्यान दो सब प्लीज, एक मिनट ध्यान दो। नाउ रोहन का जितना भी बैलेंस था वो हमने उसका नाम के सामने लिखा था, रोहन से हमें 1500 लेना था, पर जब हमें पता चला रोहन का तो दिवाला निकल गया, वो बैड डेट हो गया, तो हमने पूरा नाम ही हमारे बुक से निकाल दिया, क्योंकि हमने तो मान लिया कि ये नुकसान हो गया। तो अब रोहन का नाम क्या हमारे बुक्स में कहीं पे भी है? कहीं पे भी नहीं है। तो अब वो अचानक आके हमें पैसा दे रहा है, तो कहना इसे ये मेरे नुकसान का रिकवरी है, बैड डेट्स का रिकवरी है। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे बैड डेट्स रिकवर्ड में तुम्हें नाम लिखना नहीं है, इट इज रिकवरी ऑफ योर लॉस। इज दिस क्लियर? तो यहाँ पे यू राइट टू बैड डेट्स recovered or return account. You please don't write the name कि कैश अकाउंट डेबिट रोहन इज द गिवर, गलत है, क्योंकि आप रोहन का नाम क्यों लिख रहे हो भाई? उसका नाम लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले उसका नाम था ही नहीं बाकी में भाई, क्योंकि जो बाकी में नाम था वो तो बैड डेट में डाल दिया, अब उसका नाम है ही नहीं। समझ में आया? ओके, सो यहाँ पे प्लीज बी केयरफुल इन एग्जाम। once again I am telling you, your two effects will be cash comes in and ये bad debts recovered है, it is recovery of our bad debt, it's like our gain, it's like our income, it's like loss recovered। तो लॉस रिकवर, लॉस था तो डेबिट किया, लॉस रिकवर हुआ तो करेंगे क्रेडिट। being cash received from Rohan for previously written off bad debts. Being cash received from Rohan for previously written off bad debts. That's it, close कर दो। टोटल कर लो, फिर I'll give you some extra transactions। $6,500 डबल अंडरलाइन कर लो। टोटल किसी को कोई डाउट है इसमें? किसी को कोई डाउट? Okay, now I'll go to whiteboard and I'll give you some extra transactions for practice, okay? Just for you to understand this concept of पैसा, कि 50 पैसा 20 पैसा क्या है। Okay, I'll go to the whiteboard।
We write a transaction. Rupees 10,000 was due from Ajay. He is declared insolvent and his receiver declared 30 paisa dividend which we received in cash. Please write this transaction as extra. Now 10,000 was due from Ajay. He is declared insolvent and his receiver. रिसीवर कौन है? रिसीवर वो इंसान है जिसको कोर्ट ने अपॉइंट किया कि देख भाई ये अजय का दिवाला निकल चुका है, देख ले भाई उसके असेट कितने हैं, उसका लायबिलिटीज कितना है, और नक्की कर ले कि ये जो लायबिलिटी है जिसको पैसा उससे लेना था या अजय को जिसको पैसा देना था वो कितना चुका पाएगा. तो अगर 100 रुपए उसको 100 रुपए उसका लायबिलिटी था तो असेट 30 का था तो हो गया 30 पैसा या 30%. तो रिसीवर कौन है? रिसीवर वो इंसान है जो कोर्ट अपॉइंट करता है कि ये इंसान का दिवाला निकल गया, अब तुम्हें चेक करना है कि कितना असेट है उसके सामने, कितना लायबिलिटी पे ऑफ हो सकता है, कितना असेट सेल करके लायबिलिटी पे ऑफ कर सकते हैं. पता चला रिसीवर कौन है? ये सब टेक्निकल टर्म्स है. रिसीवर यानी कोर्ट ने अपॉइंट किया हुआ इंसान. इज दिस क्लियर? नाउ यहां पे मुझे बताओ कितना कैश आएगा? हाउ मच कैश कम्स इन? 3,000. 3,000. वेरी गुड. कैश अकाउंट डेबिट 3,000. बाकी का पैसों का क्या हुआ? Bad debt. Benefit. Bad बैड debt. डेट्स हो गया, लॉस हो गया. सो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 7,000 to Ajay account 10,000. We write the narration later. Okay, now I'll give one more transaction to you. इसका एंट्री तुम्हें खुद बनाना है. Sir, back. बाकी का लिखना, मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ. ठीक है? Rupees 15,000 was due from Rajesh. He is declared insolvent and his receiver declared 40 paisa dividend. You have to write the entry on your own. Write the transaction and then write the entry.
हो गया सर। क्या एंट्री तुमने? हाँ, बोलो शुभंकर, क्या लिखा एंट्री? कैश अकाउंट डेबिट 6000। मुझे सब एंट्री लिख के टेक्स्ट करो, तो मुझे टेक्स्ट करो। ओके, लेट मी सी व्हाट यू ऑल हैव रिटन। मुझे टेक्स्ट करो सब। अब यहाँ पे फर्स्ट यू नीड टू रीड द ट्रांजेक्शन। 50,000 was due from राजेश, he is declared insolvent, यानी अब नक्की है कि ये 15,000 तो अब मिलने वाले नहीं है। His receiver declared 40 पैसा डिविडेंड, पर ऐसा कहीं कहा है कि उसने कैश हमें दे दिया? ऐसा कहीं कहा है कि उसने हमें कैश दे दिया? ऐसा कहीं कहा है कि उसने हमें कैश दे दिया? सिर्फ डिक्लेयर किया है। तो डिक्लेयर किया है तो अभी तक वो पैसा हमें मिला नहीं है, तो वी कैन नॉट राइट कैश कम्स इन। नाउ बैड डेट्स कितना हो गया? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 40 पैसा तो मिलने वाला है, तो 60 पैसा अब मिलने वाला ही नहीं है, तो 15,000 का 60 पैसा यानी 60 पोस्ट comes to 9,000। तो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 9 हो जाएगा। अब ये जो रिसीवर है उसने डिक्लेयर कर दिया है, तो अब हमें रिसीवर से ये पैसा मिलने वाला ही है, पर अभी तक मिला नहीं है। बट नाउ वी कैन गो एंड आस्क द रिसीवर कि मुझे मेरा पैसा दो। सो ये जो रिसीवर है, तो रिसीवर अकाउंट कर देंगे डेबिट बाय ₹6,000 and to Rajesh account credit 15,000. So this will be the entry for this. अगर ऐसा कहा होता कि declared 40 पैसा dividend and received cash, तो यहाँ पे आ जाता cash account. All of you understood this? Yes. पता चल Yes. कहाँ गलत हो गए तुम? Yes, sir. ओके, सो बी केयरफुल इन एग्जाम। ऐसा नहीं कहा है कि पैसा मिल गया है, तो हम ऐसा मान नहीं सकते ना। पैसा मिल गया हम कब बोलेंगे? जब हमारे हाथ में या कैश आया या चेक आया। बट ये नक्की हो गया कि राजेश से अब कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है, तो ये राजेश को तो हम 15,000 से क्रेडिट कर देंगे। नुकसान नक्की हो गया 9,000 का, तो बैड डेट्स भी हो जाएगा डेबिट। अंडरस्टूड दिस? तो ऐसे ट्रिकी ट्रांजैक्शंस भी आ सकते हैं, ओके। और नहीं आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यू हैव टू लर्न हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज गिवन एंड मेक द जर्नल एंट्री। पता चल गया सबको? गलती करोगे तो ही सीखोगे कि सही क्या है। तो गलती करना इज नॉट बैड एट ऑल। गलत लिखा तो एटलीस्ट अब तुम्हें पता चला कि ये गलती फिर से करना नहीं है। ठीक है, पता चल गया सबको? Okay, now instructions for coming 2 days is that now आज कोई recorded lecture है नहीं, सिर्फ homework है, तो तुम्हें वो homework करना है खुद। At the same time ये weekend में तुम थोड़ा rapid revision करो accounts का, जैसे कि 2 effects है तो 2 effects के कुछ transactions करो, फिर journal entries है तो वो करो। और जर्नल एंट्री के कुछ कंसेप्ट्स में तुम्हें डिफिकल्टी हो रहा है, जैसे कि मान लो कि गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शंस में, तो उसके वीडियो लेक्चर्स देखो, तो थोड़ा बहुत रिवाइज करना, सो दैट नेक्स्ट वीक व्हेन वी विल डू ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, थिंग्स विल बिकम इजियर फॉर यू। ओके, स्पेशली गुड्स रिलेटेड ट्रांजैक्शन खास एक बार फिर से गो थ्रू करना या उसके ट्रांजैक्शन सॉल्व करना। You can even solve the question paper because it was combination of various type of transactions once again. तो question paper एक बार solve कर सकते हो, that will be a good practice for you. ठीक है, कुछ additional होगा तो I'll send you a message. तो ठीक है, फिर अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो वो जा सकता है। जिसको डाउट સર આજનો હોમવર્ક ક્યારે સબમિટ કરવાનું છે? हाँ, એમાં લખેલી છે ડેટ। ઓકે, શેડ્યુલ મને યાદ નથી, તમે જોઈ લેજો ને પ્લીઝ। ઓકે સર। ઓકે, ચલો फिर
Bye bye all. Bye. Bye, sir.